Welcome to our class. Again, this is a class of colloid and we are continuing colloidal system. Colloidal system comes in a course system. What we have done, am I audible? Yes, sir. Okay. So the book which you should refer, reference is again Martin, Physical Pharmacy. अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर आना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं स्टूडेंट समझा। थैंक यू। हाँ, वहां से हो जाएगा, ये उधर ही दे दो, कोई बात नहीं। थैंक यू। देखिए, इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपने एक सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ा, इंटरफेशियल फिनोमिना। ठीक है, ये किसके बीच में, ये क्या बात करता था चैप्टर? ये बात करता था कि दो पार्टिकल या डिस्पर्स्ड सिस्टम, पार्टिकल और डिस्पर्स्ड सिस्टम के बीच की सारी स्थितियों की ये बात करता था। अगर फेज अलग है, फेज अलग है, ये सॉलिड है और ये एयर है, तो बीच की जो इंटरफेस है वो क्या कहलाती है? क्या बोलेंगे आप इसको? सरफेस। और अगर फेज एक है, जैसे गोल्ड और लेड, यहां से ये गोल्ड और लेड के बीच की है, गोल्ड की पट्टी है और ये लेड की पट्टी है, तो आप देखेंगे कि ये क्या कहलाएगी? इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जैसे इमल्शन है, तो देखिए इमल्शन है, इमल्शन में क्या है? दोनों लिक्विड है, इममिसिबल इममिसिबल लिक्विड। ये एक लिक्विड ड्रॉपलेट है और ये दूसरा लिक्विड डिस्पर्स्ड है। ये कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इसके स्टाइलस में। और ये क्या है? ये लिक्विड है, ये वाटर मान लो, और ये ऑयल है। अब इसके बीच में क्या एग्जिस्ट की? इंटरफेस। इंटरफेस। अब देखिए, और सॉलिड में क्या होगी? सॉलिड में क्या होगी? सॉलिड में मतलब सॉरी, सस्पेंशन में, सस्पेंशन में क्या चीज होगी? इंटरफेस तो हो गई इमल्शन में, सस्पेंशन में क्या होगी बताइए? सस्पेंशन में होगी सरफेस। क्योंकि देखिए, अगर आप सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन में ये सॉलिड पार्टिकल होता है, वो डिस्पर्स्ड होता है लिक्विड में। लिक्विड में अब ये हेटेरोजेनस सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेटेरोजेनस सिस्टम। अब यहां पे ये लिक्विड है, यहां पे ये लिक्विड है, तो ये अब क्या बन गई? सरफेस। दो इनके नियम कानून एक ही लागू करेंगे। सरफेस एंड इंटरफेस, इंटरफेस के नियम कानून
लगभग एक ही प्रकार के होते हैं, लगभग एक ही प्रकार के होते हैं, थोड़े मॉडिफाइड हो जाते हैं, थोड़े मॉडिफाइड हो जाते हैं, हो जाते हैं, थोड़े मॉडिफाइड हो जाते हैं। जैसे देखिए, अगर आप गहराई से सोचें तो इधर इमल्शन है, इधर सस्पेंशन है और इधर कोलॉइड है। ठीक है, सस्पेंशन तो नेसेसरीली हेट्रोजेनस सिस्टम है, इमल्शन नेसेसरीली होमोजेनस सिस्टम है। यस सर। होमोजेनस है, कौन सा फेजिक है? बाईफेजिक। बाईफेजिक मतलब फेज तो इसमें क्या है, एक लिक्विड है, एक मिनट, मतलब होमोजेनस है, ये आप एक बार रेफर कीजिएगा, इस पे मेरे को थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है हेट्रोजेनस और होमोजेनस पे, मैं इसको थोड़ा सा बाद में लूंगा, क्योंकि परफेक्टली कमेंट ही करना चाहिए, ऐसा कोई कमेंट नहीं कर देना चाहिए जो अपने को लगे कि थोड़ा डाउटफुल सा है। लेकिन समझने की बात यह है कि सस्पेंशन, इमल्शन और कोलॉइड में एक चीज ध्यान रखो कि सस्पेंशन में नेसेसरीली जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्शन मीडियम, दोनों में, इसमें तो दोनों लिक्विड लिक्विड है, लेकिन सस्पेंशन में डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होती है, एक पार्टिकल सस्पेंड होंगे ही होंगे। और कोलॉइड में भी लिक्विड भी हो सकता है, जैसे कि नैनो इमल्शन, वो कोलॉइडल रेंज में हम मान लेते हैं, और लिक्विड भी डिस्पर्स्ड फेज हो सकती है और सॉलिड भी डिस्पर्स्ड फेज हो सकती है, जैसे कि गोल्ड गोल्ड के पार्टिकल। आयुर्वेदिक भस्म में ज्यादातर कोलॉइडल सिस्टम है सॉलिड के, आपको मैंने पहले भी ये बात बताई है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही कोलॉइड सिस्टम में प्रॉपर्टीज ही बदल जाती हैं। आपको बताया था सिल्वर कोलॉइड, गोल्ड कोलॉइड, ये सब यूजफुल है कोलॉइडल फॉर्म में, अगर ये सस्पेंशन फॉर्म में है तो बहुत हानिकारक है, सस्पेंशन फॉर्म में तो बहुत हानिकारक है। तो अब हम इस बात पर आते हैं कि ये सरफेस फिनोमिना वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए एक इंटरफेशियल फिनोमिना आपका चैप्टर है। इंटरफेशियल फिनोमिना के बाद आपका कोर्स डिस्पर्शन आता है, कोर्स डिस्पर्शन आता है, और कोर्स डिस्पर्शन में सस्पेंशन और इमल्शन आते हैं, आपका सेशनल भी होना है और एक कोलॉइडल सिस्टम होता है। आज हम बात करेंगे दो पार्टिकल की, जो पीछे से मैंने आपको पिछली टर्म में बोला था, मुझे उम्मीद है आपने थोड़ी सी तैयारी करी होगी। क्या है, किसी ने कोई तैयारी करी है? अपने ने एक ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ ये कह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर पार्टिकल
आप कॉपी लेके बैठे हैं, मैं मानता हूं कि आप नोट्स बना रहे हैं साथ में। ये क्या मतलब है? देखिए, ये मतलब है कि दो पार्टिकल हैं और दो पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी हो और उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण, अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण there is a change in potential energy। और आप लोगों को पता ही है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी will cause increase in stability। ठीक है। Yes, sir. अब क्या है कि वांडरवाल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ा है, आयन डाइपोल फोर्सेस और आयोनिक फोर्सेस, ये सब फोर्सेस एक सीमा के बाद में स्टार्ट हो जाते हैं और एक सीमा के बाद में रिपल्शन बंद हो जाता है। तो ये क्या क्या चीजें हैं, इसको इस कर्व में दिखाया गया है। वैसे 12th क्लास में भी ये कर्व किया जाता है, पर मैं मान के चलता हूं कि आपको भी रिवीजन की जरूरत है। तो इस कर्व को समझना बेहद जरूरी है। जो ये कर्व जो है, ये आपको सब समझ आ गया? मैं मिटा दूं इसको? आपने नोट कर लिया? ये आपके दिमाग में एक आइडिया तो आ गया है ना? ठीक है। एक मिनट। मेरे को पार्टिसिपेंट्स अब शो हो रहे हैं, सब लोग एंटर किए हुए हैं, मैं मान के चल रहा हूँ काफी लोग आ गए हैं। तो अब मैं ये आपको बता रहा हूं कि एक मिनट, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी इस पूरे चैप्टर में, मेरे एक्सप्लेनेशन में। और मैं इसको रब करता हूं और खाली कर्व बनाता हूं। ये कौन सा एक्सिस है? ये कौन सा एक्सिस है बताइए? X axis है सर। ये एक्स एक्सिस हो गया हाँ जी सर। और ये वाई एक्सिस। Y axis। एक सरल रेखा, सरल सीधी रेखा का क्या समीकरण होता है? क्या इक्वेशन, समीकरण? आप हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं ना? नहीं सर। समीकरण, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कोई बता सकता है क्या होती है? ये थोड़ा सा इस पॉइंट से थोड़ा सा हटके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बता सकते हैं? सीधी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? नहीं पता? बता दो, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
इसके बाद में मैं ये सीधी रेखा का समीकरण आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऑल थ्रू एम फार्म, ऑल थ्रू बी फार्म and M farm you have to remember this. ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पूरे बी फार्मा में और पूरे एम फार्मा में पूरे लाइफ टाइम आपको ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद में रखनी। अभी मैं सीधा आता हूँ इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, फिर टाइम मिलेगा तो इसकी डिस्कशन भी करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस का, अब ये क्या है, ये डिस्टेंस है। जैसे ये डिस्टेंस है, ये एक पार्टिकल मान लीजिए और ये दूर दूसरा पार्टिकल मान लो सॉरी, ये दूर आप दूसरा पार्टिकल मान लीजिए, दो पार्टिकल। अब इसके बीच की जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रही है, अब यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रही है, मान लीजिए ये पार्टिकल अगर इधर जाता है डिस्टेंस कम होती है, इधर जाता है तो डिस्टेंस बढ़ती है। अभी देखिए, तो इस कर्व को हम x को बोल रहे हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अब मैं आपको डिस्टेंसेस बना के देता हूं कि सबसे पहले हम पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहे हैं। ये पोटेंशियल बैरियर, और अब बात करेंगे अट्रैक्शन। अट्रैक्शन देखिए, अट्रैक्शन ये इधर क्या है, इसका मान माइनस में और इसका मान प्लस में, मतलब इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू प्लस और माइनस में। अब ये क्या वैल्यू है, देखिए वैल्यू है एनर्जी। तो वाई एक्सिस पर क्या है, एनर्जी है। तो ये अगर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वैल्यू में पावर घटेगी, अर्थात एनर्जी बढ़ेगी। तो बेसिकली तो इधर से जाने पे एनर्जी बढ़ ही रही है। समझ गए बात को? इसका मतलब ये हुआ कि जो अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू भी एनर्जी जो है। अभी देखिए अट्रैक्शन जो है जैसे जैसे ये पास में आएंगे तो एक लेवल पे अट्रैक्शन जो है बढ़ेगा और उसके बाद में अट्रैक्शन जो है वो नॉर्मल एक मिनट, ये थोड़ा सा आप मेरे साथ ही बनाइए इसको। तो ये अट्रैक्शन जो है ये यहां से स्टार्ट होके ये अट्रैक्शन, एक मिनट, ये मैं बना एक्चुअली इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। ये अट्रैक्शन है। So this is attraction, और ये है पोटेंशियल बैरियर जो मैंने आपको पहले बताया। और रिपल्शन, आइए, रिपल्शन जो है वो है
ऐसे ही गया, ये रिपल्शन है। दोबारा बना देता हूं मैं। ये रिपल्शन है। तो आपके पास अब इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल बैरियर, अट्रैक्शन, रिपल्शन, तीन टाइप के आपके पास में कर्व हो गए। एक तो अट्रैक्शन का कर्व हुआ, एक रिपल्शन का कर्व हुआ, और एक पोटेंशियल बैरियर। आपको अब मैंने पहले क्या बताया था कि जहां पर एनर्जी सबसे कम होगी वो पॉइंट आपका जो है वहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये दो पॉइंट पे जो है आपकी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी है। इन दो पॉइंट पे ये मिनिमम एनर्जी वाले, मिनिमम एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए कि देखिए एक डिस्टेंस तक, ध्यान से देखो, दो डिस्टेंस है। एक पार्टिकल की ये डिस्टेंस है भाई, जब ये पार्टिकल ये उठ के यहाँ पे आ गया, ये वाला पार्टिकल उठ के जब यहाँ पे आ गया, और ये वाला पार्टिकल उठ के जब यहाँ, दो कंडीशन हुई है ये पार्टिकल, दो कंडीशन हुई पार्टिकल की। अभी क्या हुआ कि एक तो ये वाला वेल है, वेल कुआं आ गया जहाँ स्टेबिलिटी है, और दूसरा ये वाला वेल आ गया। अब ये ध्यान रखिए कि पार्टिकल जब इन वेल में आ जाएगा तब यहाँ वो स्टेबल हो जाता है, फिर एनर्जी उसको ऐसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो अमूमन पार्टिकल इस एनर्जी के कर्व को क्रॉस नहीं करता, और एक निश्चित दूरी से दोनों पार्टिकल का अट्रैक्शन बना रहे। जब तो निश्चित दूरी से दोनों पार्टिकल का अट्रैक्शन बना रहता है तब हम उसको बोलते हैं फ्लॉक्स, फ्लोक्यूलेशन। तो उसको फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं। लेकिन आपको मेरे भाइयों याद रखना पड़ेगा कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, अर्थात देखो इतने बड़े मैक्सिमा को क्रॉस करके इस कुएं में डल गया, तो उसके बाद ये दोनों पार्टिकल अलग नहीं होने वाले, ये अट्रैक्शन से हार्ड केक बन जाएंगे। अब ये बात आपको दोनों ही कंडीशन में याद रखनी पड़ेगी। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी सर। क्या है कि मैं वापस इसको शेयर करता हूँ। हुआ क्या है कि हाँ, अभी मैं वापस शेयर करता हूँ। ये तो मिट गया होगा मुझे लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि वो टाइम अपग्रेड होने लग गया ना। एक मिनट, चलिए, शुक्र है ये सारा अपने पास में वापस आ गया है ना, नहीं तो दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या आप इसको साथ में बना रहे हो? अब देखिए इसका मतलब पता है क्या हुआ? देखिए इस डिस्टेंस तक तो ये फ्लॉक बने रहे, तो ये फ्लोक्यूलेशन हो गया। लेकिन फ्लोक्यूलेशन से आगे अगर ये पार्टिकल की डिस्टेंस क्रॉस कर गए तो उसके बाद हार्ड केक बन जाएंगे। टोटल सिस्टम इररिवर्सिबल, रीडिस्पर्सेबल नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे इस वेल पे तो ये रीडिस्पर्सेबल सिस्टम बना हुआ है, रीडिस्पर्सेबल सिस्टम बना हुआ है, लेकिन यहां से रीडिस्पर्सेबल नो रीडिस्पर्सेबिलिटी, यहाँ पे कोई किसी किस्म की डिस्पर्सेबिलिटी नहीं होगी। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस में आपने ऑब्जर्व किया कि किस प्रकार से जो है, देखिए 3 कर्व आपने स्टडी करे, फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व और ये थर्ड कर्व, ये आपने स्टडी करे स्टडी। और उसके बाद अपने को दो पार्टिकल की डिस्टेंस का एक एनर्जी सिस्टम समझ में आया। और दोनों पार्टिकल के अब आप लिख सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन, लिख लेंगे थोड़ा सा, हाँ जी सर। है ना। एक मिनट, राइट शॉर्ट नोट ऑन, राइट शॉर्ट नोट ऑन potential energy curve versus interparticle distance। ठीक है, आपने ये शॉर्ट नोट लिखना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये काफी समझ में आ गया, समझ में आ गया। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछिए, बताइए। सर हाँ जी, बोल रहे हैं जब स्टेबल होगा तभी पॉपुलेशन बन सकता है। हाँ एक मिनट, मैं एक कर्व बना दूं। ये अपना लाइन ही मिट गई है ना, ये, अरे ये भी टेक्स्ट ही चल रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि जब यहाँ पर जब हाँ, स्टेबल होगा तभी सर फॉलिकुलेशन बन सकता है। स्टेबल होगा। देखो मैं ना अब एक बार वापस सारा क्लियर कर देता हूँ। देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि देखो एक साइड एक कुआं ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब पता है क्या है, वो जो पार्टिकल है ना, अगर उसकी डिस्टेंस इतनी रहती है यहां से, अर्थात जैसे देखो आप 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर, 5, 6 माइक्रोमीटर, 7, 8, 9, है ना। अब 9 माइक्रोमीटर से दोनों पार्टिकल चले। ठीक है, ऐसे बात करते हैं। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 माइक्रोमीटर पे पार्टिकल थे। ये आपस में पास आना चालू हुए। हुआ क्या कि करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे जब ये पार्टिकल आ गया तो इनके बीच में ये वाला पहला कुआं आया, तो एक वीक अट्रैक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब वो किस लिए हुआ? वो इसलिए हुआ कि एक वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों में काम कर रहे हैं। ये कहाँ है वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस? पहला चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़िएगा, पहला चैप्टर
स्टेट्स ऑफ मैटर में लंदन फोर्सेस, कीसम फोर्सेस, वांडरवाल फोर्सेस, ये सारे जो है फोर्सेस काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल देखो 1 माइक्रोमीटर से नीचे गया, अर्थात जब ये पार्टिकल यहां आ गया कम, तो ये एकदम ही जुड़ गए। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी में यहाँ फर्क है। अगर ये जुड़ गए तो ये रीडिस्पर्सिबल नहीं होगा, ये ऐसे जाके पैंदे पे बैठे तो वांडरवाल डिस्टेंस को भी, अब इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस कहलाती है, ये वाली डिस्टेंस होगी वांडरवाल डिस्टेंस। वांडरवाल डिस्टेंस को जब ये क्रॉस कर गए, वांडरवाल डिस्टेंस को जब ये क्रॉस कर गए, उसके बाद में इनको अलग हटाना बहुत मुश्किल है। तो जब ये नीचे हार्ड केक बन जाता है, जैसे ही हार्ड केक नीचे बना, उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, उसके बाद इनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये अपना बीच में एनर्जी बैरियर का सिस्टम है। और ये देखिए अट्रैक्शन, ये ज्यादा 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 ज्यादा, और ये कुछ ऐसे सा कर्व है, सॉरी ये ऐसे सा कर्व अट्रैक्शन का, और ऐसे सा कर्व है रिपल्शन का, ये रिपल्शन। ठीक है, और पूछिए। सर हो गया। अच्छा चलो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। कुछ समझ में आया कि नहीं? यस सर आया। गुड। अब कल हम प्रोटेक्टिव कोलोइडल एक्शन पढ़ेंगे जो इसी के बेस्ड है। सबसे पहले ये तुम्हें समझाना जरूरी था, उसके प्रोटेक्टिव कोलोइडल एक्शन। ठीक है, अब एक मेरी बात आप समझिएगा कि मैंने 2 पार्टिकल की बात क्यों की। 2 पार्टिकल की बात इसलिए करी क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल हैं। अब अगर तो सॉलिड पार्टिकल 1 माइक्रोमीटर की रेंज में तो वो सस्पेंशन है, और 0.5 माइक्रोमीटर से नीचे है तो कोलोइड है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट टोटल, ये वाला कॉन्सेप्ट अपना लागू होगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट सस्पेंशन और इमल्शन दोनों में लागू होगा। ठीक है, दोनों में लागू होगा, सस्पेंशन और इमल्शन, ये कॉन्सेप्ट दोनों में लागू होगा। आपको बहुत शुभकामनाएं, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि क्लास होने के बाद में प्लीज रिवाइज इट, and this, and you will remain in your mind, you will retain fantastically with you. All the best just for the attendance. हाँ जी, MD अखालुक, अभिषेक, प्रेजेंट सर। गुड्डू, अभय, प्रेजेंट सर। इलियास, जमशेद, निखिल, यस सर। निखिल एंड शकील रजा। सर और तो कोई नहीं है? राकेश कुमार। राकेश कुमार, यस 11 आशीष लोग। कुमार मिश्रा। अपने साथियों को कहो, ठीक है, वो